हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश आवर। आज हम लोग लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थियरी के सीरीज में पढ़ेंगे न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म समझना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है, लेकिन मैं बहुत ट्राई करूंगी कि आपको ईजिएस्ट वे में समझाऊं और आई होप इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या है एग्जैक्टली और इसके इंपॉर्टेंट क्रिटिक्स कौन है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो न्यू क्रिटिसिज्म एक ऐसी अप्रोच है जिसमें टेक्स्ट को एक इंडिपेंडेंट एंटिटी माना जाता है। मतलब ऑथर का जो बैकग्राउंड है या फिर उसकी हिस्ट्री या रीडर के इमोशंस को साइड में रखते हैं। हमको कोई लेना देना नहीं है कि ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, ऑथर क्या सोच के वो टेक्स्ट लिख रहा है या फिर रीडर के इमोशंस क्या है टेक्स्ट पढ़ते टाइम। न्यू क्रिटिसिज्म ये सारी चीजों पर ध्यान नहीं देता है। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस सिर्फ टेक्स्ट के वर्ड्स, इमेजेस, आयरनी और स्ट्रक्चर पर होना चाहिए, ऐसा कहता है। इसका एक मेन टूल है जिसको कहते हैं क्लोज रीडिंग। मतलब एक एक वर्ड, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना। एक एग्जाम्पल देखते हैं। द कैंडल डांसेस दो द विंड हाउल्स। यहाँ पैराडॉक्स है, आप देखिए। एक तरफ कैंडल का डांस होप और लाइफ को दिखाता है और दूसरी तरफ विंड का जो हाउल करना है वो स्ट्रगल और डिस्ट्रक्शन को दिखाता है। एक कॉन्ट्रास्ट ही है जो पोम को डीप मीनिंग देता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थोड़ा सिंपल सा। द चाइल्ड लाव्ड इन द साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड। सो नॉर्मली ग्रेवयार्ड जो है वो सैडनेस और साइलेंस को दर्शाता है, राइट? दुख को, पीड़ा को, किसी के मरने को, राइट? लेकिन यहाँ पे चाइल्ड की लाफ्टर एक अनएक्सपेक्टेड इमेज क्रिएट करती है और इसी टेंशन और कॉन्ट्रास्ट की वजह से रीडर जो है वो डीपर सोचने पर मजबूर हो जाता है। लाइक आप ये लाइन देखिए ना, द चाइल्ड लाव्ड इन द साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड। कोई भी रीडर अगर ये लाइन पढ़ेगा तो उसको एक बारी में समझ में नहीं आएगा, उसको डीपर सोचना पड़ेगा, उसके अंदर का डेप्थ जानना पड़ेगा, तब कहीं जाके उसको ये लाइन समझ में आएगी। और इसीलिए और इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि टेक्स्ट के अंदर ही हिडन कॉम्प्लेक्सिटी और यूनिटी होती है, बस हमको ध्यान से उसको देखना, पढ़ना और समझना जरूरी होता है। अब चलिए हम देखते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के कुछ की फीचर्स। तो सबसे पहले न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि एक टेक्स्ट को एक ऑटोनॉमस वर्क माना जाए, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट वर्क माना जाए। मतलब अपनी अलग पहचान जो सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ड्स और फॉर्म से ही समझी जा सकती है। इसका मेन जो मेथड है वो है क्लोज रीडिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मीनिंग हर वर्ड, हर इमेज और हर पोम के स्ट्रक्चर पर ध्यान देना। एम बेसिकली ये होता है कि एक टेक्स्ट के अंदर की यूनिटी और कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छी तरीके से समझा जाए। यहाँ दो इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है जिसको हमें याद रखना और समझना बहुत जरूरी है। तो नंबर 1 है इंटेंशनल फैलेसी। देखो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगी। सो इसका मतलब है कि एक टेक्स्ट का मीनिंग ऑथर के इंटेंशन से डिसाइड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पोएट इंटरव्यू में बोले कि उसकी पोम सिर्फ एक दोस्त के लिए लिखी गई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पोम का मीनिंग सिर्फ वही मानना होगा। पोम का एक्चुअल मीनिंग उसके वर्ड्स और इमेजरी से आता है, ना कि ऑथर के कहने से। जैसा कि यहाँ पे इंटरव्यू में ऑथर ने बोला कि उसकी जो पोम है सिर्फ उसके दोस्त के लिए लिखी गई है, राइट? सो माइट बी उस एंटायर पोम के किसी एक एक्सट्रैक्ट में दोस्त के बिट्रेल के बारे में भी लिखा होगा, राइट? लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू में क्या कहा पोएट ने कि दोस्त के ऊपर है, दो एग्जैक्टली किस चीज के ऊपर है वो नहीं। तो अगर मैं वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट पढ़ूं जहाँ पे दोस्त के बिट्रेल के बारे में लिखा है पोएट ने, तो मैं तो उसको बिट्रेल की पोएम बोलूंगी, ना कि दोस्त की पोम, राइट? सो ये डिफरेंस है। इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म कहता है इंटेंशनल फैलेसी के ऊपर ध्यान मत दो। मतलब इंटेंशन, जो ऑथर का इंटेंशन है उसके ऊपर ध्यान मत दो, उसके ऊपर से पोम का जो मीनिंग है वो डिसाइड नहीं होता है। सेकेंड है अफेक्टिव फैलेसी। इसका मतलब है कि एक पोम का मीनिंग रीडर के इमोशंस पर भी डिपेंड नहीं करता है। मतलब अगर एक रीडर को एक पोम पढ़ के रोना आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पोम का रियल मीनिंग ही सैडनेस है, राइट? मीनिंग सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ढूंढना चाहिए। कोई पोम पढ़ के अगर आपको रोना आ रहा है तो जरूरी नहीं कि मुझे भी रोना आएगा, राइट? मुझे हो सकता है गुस्सा आए, मुझे हो सकता है चिढ़ आए, करेक्ट?
तो कहने का मतलब ये है कि हर एक रीडर के अलग अलग इमोशंस होते हैं, राइट। हर एक का सेम नहीं हो सकता है, अलग अलग इमोशन से अलग अलग पोएट्स को, अलग अलग पोम्स को रीडर कनेक्ट करता है। तो अफेक्टिव फैलेसी को भी न्यू क्रिटिसिज्म ने कंप्लीटली डिनाई किया है। वो कहता है अफेक्शन के ऊपर मत जाओ, टेक्स्ट पढ़ के रीडर की क्या इमोशंस डेवलप हो रही है उसके ऊपर मत जाओ, उसके ऊपर हम पोम का या फिर टेक्स्ट का रियल मीनिंग नहीं पता लगा सकते। मीनिंग सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट के अंदर ही ढूंढना चाहिए और उसके अंदर ही होता है। हम दोनों फैलेसीज का एक ही एग्जाम्पल देखेंगे और उसी से अच्छी तरीके से समझेंगे। द रोज विदर्स एट डॉन। अब ऑथर ने कहा कि उनका इंटेंशन सिर्फ एक गार्डन डिस्क्राइब करना था, लेकिन अगर हम पोम के जो वर्ड्स है विदरिंग और डॉन, इसको कनेक्ट करके इसका सिंबॉलिक मीनिंग अगर हम देखें तो मे बी हम इसका मीनिंग ये निकाल सकते हैं जैसे फेडिंग लव या फिर लाइफ का एंड। तो हमें ऑथर की बात इग्नोर करनी होगी, ये होता है इंटेंशनल फैलेसी। ऑथर ने क्या कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गार्डन को डिस्क्राइब करना था, लेकिन ये लाइन तो हमको कुछ और ही बता रही है। जो रोज रात भर से खिला हुआ था वो विदर हो गया है जैसे मॉर्निंग आई है, राइट। सो हमको ये लाइन पढ़ के कंप्लीटली अलग अंदाजा आता है पोम का, ठीक है। तो इसीलिए न्यू क्रिटिसिज्म कहता है कि जो इंटेंशनल फैलेसी है उसको कंप्लीटली इग्नोर करो, ऑथर की क्या इंटेंशन है उसको इग्नोर करो। अफेक्टिव फैलेसी के लिए भी हम यही एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक रीडर कहे कि उनको ये लाइन पढ़ के सिर्फ अपना बचपन याद आया, तो ये उसकी पर्सनल फीलिंग है, उसकी पर्सनल इमोशन है, राइट। पोम का रियल मीनिंग से इसका लेना देना नहीं है। ये पोम का रियल मीनिंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वी डू नॉट नो, राइट। सो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी। अगर आपको ये पोम पढ़ के या फिर ये लाइन पढ़ के आपका बचपन याद आ रहा है, सो माइट बी ये लाइन पढ़ के मुझे मेरा रोज का प्लांट याद आ रहा हो, राइट। सो ये हमारी आपकी पर्सनल फीलिंग है, इसका पोम का रियल मीनिंग नहीं है, राइट। सो ये होता है अफेक्टिव फैलेसी, जो कि हमको इग्नोर करने के लिए कहा है न्यू क्रिटिसिज्म में। तो दोनों केसेस में हमें सिर्फ टेक्स्ट के या फिर शब्दों के और इमेजरी पर ही फोकस करना है, ना कि ऑथर की बात पर और ना ही रीडर की इमोशन पर। आई होप आपको इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी बहुत अच्छे से समझ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ क्रिटिक्स के बारे में, जिसमें I.A. रिचर्ड्स एक बहुत बड़ा नाम है। इनको मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म का पायनियर भी माना जाता है। उनके काम ने बेसिकली न्यू क्रिटिसिज्म की फाउंडेशन रखी थी। सबसे पहले आता है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रिचर्ड्स का कहना था कि क्रिटिसिज्म एक प्रॉपर सिस्टमैटिक सब्जेक्ट होना चाहिए, जैसे कि साइंस होता है, मैथ्स होता है, राइट। सो क्रिटिसिज्म भी जो है वो बहुत प्रॉपरली होना चाहिए, बहुत सिस्टमैटिकली होना चाहिए। क्रिटिसिज्म का काम जो है सिर्फ प्रेज या ब्लेम करना नहीं होता है। क्रिटिक्स नॉर्मली क्या करते हैं, टेक्स्ट के लूपहोल्स निकालते हैं, उसके ड्रॉबैक्स निकालते हैं, उसमें क्या अच्छी चीजें होनी चाहिए वो बताते हैं, ठीक है। तो रिचर्ड्स हमको बोलते हैं कि क्रिटिसिज्म का काम सिर्फ और सिर्फ अप्रिसिएशन करना या फिर नुक्स निकालना नहीं होता है, या फिर ब्लेम करना नहीं होता है, बल्कि ये समझना है कि लिटरेचर कैसे काम करता है, उसके वर्ड्स, इमेजेस और इमोशंस को यूज करके मीनिंग किस तरीके से क्रिएट होती है, ये होता है रियल क्रिटिसिज्म। फिर रिचर्ड्स ने अपना फेमस मेथड दिया जिसका नाम है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसमें उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को एक पोम दी जिसके ऑथर का नाम उनको नहीं बताया, उसका टाइटल नहीं बताया, उसका बैकग्राउंड नहीं बताया। सो बेसिकली रिचर्ड्स का एम ये था कि वो सिर्फ टेक्स्ट के वर्ड्स और इमेजेस से मीनिंग निकाल सके। वो चाहते थे कि उनके स्टूडेंट्स जो है बिना ऑथर का नाम जाने, बिना टाइटल या बैकग्राउंड जाने, उस पोम का सिर्फ और सिर्फ उसके वर्ड से या फिर उसके इमेजेस से उसकी रियल मीनिंग निकाल सके। यही होती है क्लोज रीडिंग, और यही एक जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म था, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, उन्होंने करवाया अपने स्टूडेंट्स के साथ में। आगे रिचर्ड्स ने लैंग्वेज के बारे में बताया कि हर वर्ड के दो लेवल्स होते हैं। एक है डेनोटेशन, जिसको हम लिटरल मीनिंग भी बोल सकते हैं या फिर डिक्शनरी मीनिंग, और दूसरा होता है कॉनोटेशन, जो कि इमोशनल या फिर हिडन मीनिंग कह सकते हैं। अगर कॉनोटेशन दैट इज हिडन मीनिंग को इग्नोर कर दो तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। सपोज एक लाइन है जैसे द स्काई इज हेवी टुनाइट।
अगर हम डेनोटेशन देखें तो इसका मतलब है कि स्काई में क्लाउड ज्यादा है, हैवी रेनफॉल होने वाली है, रात भर रेनफॉल होने वाली है, राइट। ये होता है इसका डेनोटेशन। लेकिन अगर हम कॉनोटेशन समझे या फिर उसका हिडन मीनिंग या फिर उसको इमोशन से कनेक्ट करें, तो जो वर्ड हैवी है वो सैडनेस को भी दर्शाता है, टेंशन को भी दर्शाता है, या फिर ये डिप्रेशन का भी एक सेंस देता है। तो रिचर्ड्स कहते हैं कि एक क्रिटिक को वर्ड्स के दोनों लेवल्स समझने चाहिए। उसको सिर्फ और सिर्फ कॉनोटेशन से नहीं आंकना चाहिए या फिर उसको सिर्फ और सिर्फ डिनोटेशन से नहीं आंकना चाहिए। उसके दोनों लेवल्स को अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद में टेक्स्ट का एक्चुअल मीनिंग क्रिएट करना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं टीएस इलियट की, जो एक क्रिटिक के साथ साथ पोइट भी थे। आपने बहुत सारी उनके वर्क्स देखे होंगे। उन्होंने अपने एसेज में न्यू क्रिटिसिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस रखी। उनका सबसे पहला एसे था ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। इलियट का कहना था कि एक पोइट की ओरिजिनलिटी तब भी वैल्यूएबल है जब वो अपने से पहले की ट्रेडिशन को समझे और उसको कंटिन्यू करे। मतलब पोएट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, बल्कि एक चेन का पार्ट होता है। साथ ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट आइडिया दिया, पोएट्री को इम्पर्सनल होना चाहिए। मतलब पोएट अपने पर्सनल इमोशंस को डायरेक्टली नहीं बता सकता, बल्कि उनको ट्रांसफॉर्म करता है, उसको एक आर्ट बनाता है और उसके बाद में अपनी पोएट्री में इंक्लूड करता है। अब आते हैं इलियट के सबसे फेमस कंसेप्ट पर, जिसका नाम है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। इसके आप नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलियट का कहना था कि अगर आपको एक इमोशन एक्सप्रेस करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते। जैसे अगर मैं एक पोएट हूँ और मुझे मेरा सैडनेस का इमोशन अपने रीडर्स तक पहुँचाना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखूंगी आई एम सैड या आई एम हैप्पी, ऐसा डायरेक्टली मत लिखिए, उन्होंने कहा। उसके लिए आपको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इमेजेस या फिर एक्शंस यूज करना पड़ेगा जो नेचुरली वही इमोशन रीडर के अंदर भी जगाएं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। एक राइटर को दिखाना है सैडनेस, एक ऑथर को, एक राइटर को दिखाना है सैडनेस। अगर वो डायरेक्टली लिख दे द कैरेक्टर वॉज वेरी सैड, तो वो ना ही पावरफुल लगेगा, ना ही इंटरेस्टिंग लगेगा और ना ही किसी के पढ़ने की इच्छा होगी। लेकिन अगर वो लिखे द रेन केप्ट फॉलिंग ऑन द एम्प्टी स्ट्रीट, अ टॉर्न अम्ब्रेला ले इन द कॉर्नर, द क्लॉक टिक्ड लाउडली इन द साइलेंट रूम, सो ये सारे इमेजेस मिलके एक मूड क्रिएट करते हैं जिससे रीडर ऑटोमेटिकली सैडनेस फील करता है। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव कोरिलेशन, टेक्स्ट से रीडर का कोरिलेट करना। इलियट कहते हैं कि आप करेक्ट सिचुएशन क्रिएट करो, इमोशन खुद ब खुद रीडर के अंदर आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट जो इलियट ने हमको दिया है वो है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। इलियट कहते हैं कि शेक्सपियर तक के जो पोएट्स थे, स्पेशली मेटाफिजिकल पोएट्स जैसे कि हमारे जॉन डन हो गए, वो जो थे अपने थॉट और फीलिंग को एक साथ एक्सप्रेस कर पाते थे। लेकिन 17th सेंचुरी के बाद में जितने भी पोइट्री थे उसमें एक स्प्लिट आ गया, थॉट अलग हो गया और फीलिंग अलग हो गया। इसी वजह से पोइट्री की रिचनेस का लेवल भी कम हो गया। इसको उन्होंने नाम दिया डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। और फाइनली इलियट कहते हैं कि फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म है वर्क को एनालाइज और क्लैरिफाई करना। क्रिटिसिज्म का काम इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं है, बल्कि एक ऑब्जेक्टिव, इम्पर्सनल और डिसिप्लिन्ड एनालिसिस देना है। मतलब क्रिटिसिज्म एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, ना कि सिर्फ लूपहोल्स निकालना या फिर तारीफें करना। अब हम नेक्स्ट क्रिटिक की तरफ आते हैं जिसका नाम है एफ.आर. लीविस। वैसे तो इलियट जितने इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन न्यू क्रिटिसिज्म की डिस्कशन में उनका भी एक रोल है, तो इसलिए हमको पढ़ना जरूरी है। सो लीविस 20th सेंचुरी के एक मेजर क्रिटिक थे और उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश पोएट्री और नॉवेल्स को शेप दिया। मतलब देखिए, उनके दो काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क है, एक रीवैल्यूएशन और दूसरा है द ग्रेट ट्रेडिशन। रीवैल्यूएशन में उन्होंने इंग्लिश पोइट्स को दोबारा एक्सेस किया, जैसे एक नया जजमेंट दिया, ऐसा कह सकते हैं आप। मतलब कौन से पोइट्स सच में ग्रेट है और कौन से पोइट्स बहुत ही ओवरवैल्यूड या फिर बहुत ही हाइप थे। उन्होंने एक तरह से इंग्लिश लिटरेरी कैनन को दोबारा री एग्जामिन किया। लीविस स्ट्रांगली मानते थे कि लिटरेचर सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, ये हम भी मानते हैं, राइट।
उनके लिए लिटरेचर एक सीरियस कल्चरल एक्टिविटी है जो हमें मॉरल और कल्चरल वैल्यू सिखाता है। इसीलिए वो हमेशा कहते थे कि लिटरेचर का ट्रू स्टडी तभी पॉसिबल है जब हम क्लोज रीडिंग करें। क्लोज रीडिंग आई डोंट थिंक मुझे फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्लोज रीडिंग करना ही उन्होंने कहा लिटरेचर का ट्रू स्टडी है। लिटरेचर का टेक्स्ट का हर लाइन, हर डिटेल को ध्यान से देखना, उसको ध्यान से समझना, उसको ध्यान से पढ़ना। लीविस जब नॉवेलिस्ट्स को एनालाइज करते हैं तो कहते हैं कि जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स और जोसेफ कॉनराड जैसे राइटर्स एक ग्रेट ट्रेडिशन बनाते हैं क्योंकि इनके वर्क में मॉरल सीरियसनेस होता है, कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं और लाइफ को डेप्थ के साथ पोर्ट्रे किया जाता है। उनके लिए चार्ल्स डिकेंस इतना हाई रैंक नहीं रखते थे क्योंकि उनके हिसाब से चार्ल्स डिकेंस की जो नॉवेल्स थी उसमें कभी कभी मॉरल डेप्थ कम हो जाते थे और एंटरटेनमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता था। लीविस का ओवरऑल पॉइंट ये था कि लिटरेचर को लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लिटरेचर हमें शेप करता है, हमें सोसाइटी और कल्चर के लिए सोसाइटी और उसके कल्चरल वैल्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाता है। इसीलिए एक क्रिटिक का काम है कि वो ऑनेस्टली और क्रिटिकली जज करे कि कौन सा लिटरेचर सच में वैल्यूएबल है और कौन सा लिटरेचर ओवरहाइप्ड है या फिर लेस वैल्यूएबल है। सो ऑल इन ऑल लीविस कहते हैं क्रिटिसिज्म शुड नॉट जस्ट प्रेज और एंजॉय, it should discriminate between the great and the second rate so that the culture can progress in the right direction. अब हम आते हैं दो इम्पॉर्टेंट क्रिटिक्स पर जिनका नाम है जॉन क्रो रैनसम और क्लिंट ब्रूक्स। जॉन क्रो रैनसम को न्यू क्रिटिसिज्म का फाउंडर माना जाता है। उन्होंने अपनी फेमस बुक द न्यू क्रिटिसिज्म के जरिए इस मूवमेंट को एक नाम और एक आइडेंटिटी दी। रैनसम का कहना था कि पोइट्री का स्टडी एक फॉर्मल स्टडी होना चाहिए, मतलब हम टेक्स्ट की फॉर्म, स्ट्रक्चर और लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं, ना कि ऑथर के पर्सनल लाइफ या हिस्ट्री पर। उनके लिए पोएम एक ऑटोनॉमस ऑब्जेक्ट थी जो अपने आप में ही कंप्लीट थी। क्लिंट ब्रूक्स जो एक अमेरिकन क्रिटिक थे, उन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को और प्रैक्टिकल बना दिया। उनकी बुक द वेल रॉट अर्न इस मूवमेंट का एक क्लासिक टेक्स्ट माना जाता है। ब्रूक्स का कहना था कि पोम्स का असली ब्यूटी उसके पैराडॉक्स, आयरनी और टेंशन में होता है। उनका एक फेमस ऐसे है जिसका नाम है द लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स, जिसमें उन्होंने कहा कि पैराडॉक्स पोइट्री का ट्रू एसेंस है। अब हम इसका जो मतलब है वो एक सिंपल एग्जाम्पल से लेते हैं। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। अब अगर हम सरफेस लेवल पर देखें तो ये जो लाइन है ये कह रही है कि पार्टिंग जो है, जुदाई जो है वो दुख है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक मिठास भी है। ये है एक पैराडॉक्स। स्वीट और सॉरो नॉर्मली ऑपोजिट्स होते हैं, लेकिन एक ही लाइन में यूज करके पोएट को एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल ट्रूथ बताता है। सो ब्रूक्स कहते थे कि ऐसे पैराडॉक्स कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि पोएट्री की स्ट्रेंथ होती है। पोएट्री का असली मीनिंग इसी टेंशन और यूनिटी से बनता है। इसीलिए रैनसम और ब्रूक्स दोनों ने मिलकर न्यू क्रिटिसिज्म को एक सिस्टमैटिक और रिगरस मूवमेंट बनाया, जहां एक पोम को एक सेल्फ कंटेंट वर्ल्ड की तरह पढ़ा जाता है और उसके लैंग्वेज के लेयर्स को समझने की कोशिश की जाती है। अब हम आते हैं W.K. विमसेट पर, जो कि न्यू क्रिटिसिज्म के एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक थे। उन्होंने मॉनरो बियर्डस्ले के साथ मिलकर दो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल एसेज लिखे, जिसका नाम था द इंटेंशनल फैलेसी और द अफेक्टिव फैलेसी। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, लेकिन मैं शॉर्ट में फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। सो विमसेट कहते थे कि एक क्रिटिक का सबसे बड़ा मिस्टेक ये होता है जब वो एक पोम या टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर के इंटेंशन पर डिपेंड करता है। सो अगर कोई ऑथर कहता है कि उसने जो उसकी पोम है दोस्ती के बारे में लिखी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पोम का एक्चुअल मीनिंग सिर्फ दोस्ती ही होगा। सो ऑथर की इंटेंशन इररिलेवेंट है, टेक्स्ट का असली मीनिंग सिर्फ उसके वर्ड्स और इमेजरी में है। दूसरा कंसेप्ट है अफेक्टिव फैलेसी। ये तब होता है जब रीडर अपने इमोशंस के बेस पर टेक्स्ट का मीनिंग डिसाइड करता है। अगर कोई रीडर एक पोम पढ़कर रो देता है और कहता है कि इसका मतलब सैडनेस है, इसका मीनिंग सैडनेस है, तो ये एक फैलेसी है, क्योंकि टेक्स्ट का मीनिंग रीडर के पर्सनल इमोशंस से डिसाइड नहीं होता है। इसको एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, द नाइट इज एंडलेस। अगर ऑथर अपने डायरी में लिखता है कि ये लाइन उसने अपनी लोनलीनेस के वक्त लिखी थी, तो न्यू क्रिटिक कहता है ये ऑथर का प्राइवेट इंटेंशन है, क्रिटिक के लिए रेलेवेंट नहीं है।
अगर एक रीडर कहता है कि ये लाइन उसको अपने बचपन के डर या फिर कोई पर्सनल मेमोरी याद दिलाती है, तो वो अफेक्टिव फैलेसी हो जाता है, क्योंकि वो अपने पर्सनल फीलिंग को मीनिंग बना रहा है। सो न्यू क्रिटिसिज्म का क्रिटिक इस लाइन को देखेगा और बोलेगा, यहाँ नाइट एक मेटाफर है जो इन्फिनिटी, डिस्पेयर या टाइम के एंडलेस साइकिल को शो करता है। मीनिंग टेक्स्ट के अंदर ही है, ना ऑथर के माइंड में है और ना ही रीडर के इमोशंस में है। इसी तरह विमसेट ने क्रिटिक्स को वार्न किया, एक टेक्स्ट को समझने के लिए हमेशा ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करो, ना कि ऑथर के इंटेंशन या रीडर के फीलिंग्स पर रिलाई करो। यही उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी न्यू क्रिटिसिज्म में। चलिए हम न्यू क्रिटिसिज्म को एक बार क्विकली समराइज कर लेते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म एक टेक्स्ट सेंटर्ड अप्रोच है जिसमें हम ऑथर की बायोग्राफी, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और रीडर के इमोशंस को साइड में रख देते हैं, बैक सीट पे रख देते हैं और फोकस सिर्फ एक चीज पर करते हैं जिसको कहते हैं टेक्स्ट, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट। मतलब एक पोम या नॉवेल को उसके फॉर्म, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज और इमेजरी के जरिए ही समझना चाहिए। इस स्कूल के मेजर क्रिटिक्स ने अपने अपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। रिचर्ड्स ने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के मेथड से क्लोज रीडिंग सिखाई और डिनोटेशन, कॉनोटेशन के कंसेप्ट दिए। और इलियट ने हमें ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जैसी पावरफुल आइडियाज दिए। लीविस ने लिटरेचर की मॉरल सीरियसनेस पर एम्फसाइज किया और कैनन को रीवैल्यू किया। Whereas रैंसम ने द न्यू क्रिटिसिज्म लिखकर इस मूवमेंट को एक नई आइडेंटिटी दी, जबकि ब्रूक्स ने पैराडॉक्स और यूनिटी को पोएट्री का एसेंस बताया अपने द वेल रॉट अर्न में। और फाइनली विमसेट ने इंटेंशनल फैलेसी और अफेक्टिव फैलेसी के थ्रू हमें बताया कि एक टेक्स्ट का मीनिंग ना ऑथर के माइंड में है और ना ही रीडर के इमोशंस में, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट में है। और इसी तरह न्यू क्रिटिसिज्म ने 20th सेंचुरी में लिटरेरी स्टडीज को एक साइंटिफिक, सिस्टमैटिक और रिगरस सब्जेक्ट बनाया, जहां सबसे बड़ा लेसन क्या था? ऑलवेज गो बैक टू द टेक्स्ट, ऑलवेज रीड द टेक्स्ट। तो ये था न्यू क्रिटिसिज्म पे कंप्लीट लेक्चर सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के साथ। न्यू क्रिटिसिज्म थोड़ा डिफिकल्ट है, आई नो, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इसे आपको सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊं। अगर आपको लगता है कि मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको न्यू क्रिटिसिज्म समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। ये मुझे इससे मुझे कंफर्म होगा कि मेरी टीचिंग सही डायरेक्शन में जा रही है। और अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कंफ्यूजन है न्यू क्रिटिसिज्म में या मेरी एक्सप्लेनेशन स्टाइल में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में ऑनेस्टली बताएं। मैं आपके सजेशंस के लिए ओपन हूँ और अपनी स्टाइल में और रिफॉर्मेशंस लाने के लिए रेडी हूँ। और हाँ, सिर्फ तभी लाइक करें वीडियो को जब आपको लगता है कि आपने न्यू क्रिटिसिज्म क्लियरली समझ लिया है, नहीं तो मुझे अपने टीचिंग स्टाइल पर और काम करना होगा और उसको इम्प्रूव करना होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर योर ऑनेस्ट फीडबैक। थैंक यू, बाय बाय।